नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार आज शाम को थम जाएगा। गुजरात में दूसरे चरण में 14 जिलों की कुल 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 93 में से बीजेपी को 51 जबकि कांग्रेस को 29 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरे चरण में कुल 833 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान 1 दिसंबर को हुआ था। पहले चरण में 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 13 अनुसूचित जाति 27 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस बार राज्य की 182 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1621 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी की ओर से तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए शुक्रवार को अपने प्रचार के समापन के साथ 31 से अधिक रैलियों को संबोधित किया और 3 बड़े रोड शो का नेतृत्व किया है। इधर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में काफी रंग में दिखाई दे रही है। पंजाब जीत के बाद आपको उम्मीद है कि वो गुजरात में भी करिश्मा दोहराएगी। आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है और ये बदलाव इस चुनाव के नतीजों में दिखाई देगा। उधर गुजरात चुनाव के प्रति सोनिया, राहुल और प्रियंका की उदासीनता गुजरात कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गुजरात में चुनाव प्रचार किया तो उनके रावण वाले बयान ने विवाद पैदा कर दिया, जिसका भावनात्मक रूप से बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि आपकी मौजूदगी से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। दरअसल दूसरे चरण के चुनाव में उत्तर गुजरात के क्षेत्र कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र के मेहसाना जिले के ओझा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र वडनगर और गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर आता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मेहसाना छोड़ किसी अन्य जिले में बीजेपी को बढ़त नहीं मिल पाई थी। तब कांग्रेस ने इलाके की 32 में से 18 सीटें जीत ली थी। इस बार भी कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इधर दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, जो दूसरे चरण की वोटिंग को जरूर प्रभावित करेगा। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात अहमदाबाद में शुक्रवार को नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में अहम फैसला लिया गया है। इसके बाद खड़गे ने फोन पर राहुल गांधी से भी बातचीत की है। इस फैसले के मुताबिक अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पार्टी ने अगले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर फॉर्मूला पहले से ही तैयार कर लिया है। गुजरात में सरकार बनती है, कांग्रेस ओबीसी समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस की सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से भी पर्दा उठ गया है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक दलित समाज से, एक आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो गुजरात चुनाव को लेकर हम करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर टीना शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ संगीता शर्मा, प्रवक्ता आप, और कांग्रेस नेता जयकरण वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। जयकरण जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि कांग्रेस केवल अटकाने, लटकाने और भटकाने में विश्वास करती है और कहा कि देश में गरीबों को लूटने वाले अब भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्हें गालियां दे रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए,
हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री को कोई भी हमारे देश की जनता, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष हो, गाली नहीं दे सकता। हाँ, प्रधानमंत्री जी हमेशा ये भाषण में कहते हैं कि 2 किलो गाली, 3 किलो गाली, 4 किलो गाली की वो बात करते रहते हैं, लेकिन ये इसका विपक्ष से लेना देना नहीं है। रेशु जी, आप जानती होंगी कि अभी कल उन्होंने एक एम्बुलेंस का ड्रामा करने का काम किया, नौटंकी करने का काम किया। अगर जो हम लोगों से विपक्ष से सलाह लेते तो विपक्ष ये कहता कि एम्बुलेंस को मत आप बदनाम कीजिए, आपको अगर जो प्रयोग ही करना है, सहानुभूति ही बटोरना है, तो आप एक बेरोजगार जो पकौड़े तल रहा उसके ठेले को ला करके सामने उसका प्रदर्शन करते, उसको हटाते, उसके साथ सेल्फी लेते, तो शायद प्रधानमंत्री जी को वोट ज्यादा मिलता। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इतने दिनों में गुजरात में रह करके अपना पूरा समय पूरे देश को किनारे करते हुए, गुजरात में अपने आप को सीमित करते हुए प्रचार मंत्री के रूप में उन्होंने देश को ठगने का काम किया है, देश के साथ एक गलत निर्णय लेने का काम किया है। जो समय देश के विकास में लगाना चाहिए, आज प्रधानमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र में अपनी नाक को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार तक ही सीमित रह गए हैं। आप जानते हैं रेशु जी कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सपा या कोई भी पार्टी, अपने प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं दे सकता। हाँ, प्रधानमंत्री जी देखिए, जिस प्रकार से अभी पंजाब में जाने के बाद इन्होंने कहा कि हमारी जान को खतरा है, टीवी चैनल ने बहुत दिखाने का काम किया, लेकिन पूरी देश की जनता ने उल्टे उनसे जवाब मांगना शुरू किया और टीवी चैनल पर भी उनके जान के खतरे वाले बयान को बंद करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रोना रो रहे थे, उससे उनको किनारा करना। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के लिए आप प्रचार मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं, नागरिकों के लिए आप प्रधानमंत्री हैं, आपको कोई गाली नहीं दे सकता, आपको इस देश में कोई छू नहीं सकता, आपके परिवार को कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन दुख इस बात का है प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कभी आप अपने मां का नाम लेकर के चुनाव प्रचार में कहते हो हमारी मां को। अरे कौन ऐसा निहत आदमी होगा जो अपनी मां को गाली देगा, अपने किसी के मां को गाली देगा, मां के बारे में अब सब कहेगा? ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसी गंदी बातें हमारे देश के नागरिकों के मन में आ भी नहीं सकती। लेकिन मोदी जी, आप सत्ता पाने के लिए मां को, अपने आप को, प्रधानमंत्री जैसे शब्द की गरिमा को गिराने का काम मत कीजिए। एम्बुलेंस जिसको देख, अच्छा, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं कहती है, आप कह रहे हैं, आप नकार रहे हैं सिरे से, आप सिरे से नकार रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि रावण किसने कहा गुजरात में आकर? प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसने किया? रेशु जी, उदाहरण के तौर पर जयकरण वर्मा भी अगर जो कहता है तो मैं भी सर, ये उदाहरण होता है, ये उदाहरण होता है। इसका जवाब आपको टीना शर्मा जी बेहतर तरीके से दे देंगे। रेशु जी, टीना जी, रावण और हिटलर का जो संवाद चला है, जो बातचीत चली है, जो उदाहरण देने का तरीका चला है, ये 2014 के बाद से माननीय मोदी जी के हिटलर शाही, टीना जी आवाज मिल रही है आपको? तानाशाही के नाते ये उदाहरण ज्यादा चलन में आए। टीना जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है टीना जी को आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। टीना जी से संपर्क साधने की कोशिश हम यहां पर करेंगे, लेकिन हमारे साथ आपसे संगीता शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, पंजाब में तो आपने फतेह कर दी, अब गुजरात की तैयारी है और पूरे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं केजरीवाल। रेशु जी, गुजरात की तैयारी है और अब गुजरात में आम आदमी पार्टी की बारी है। यही होने वाला है, क्योंकि गुजरात की जनता, जैसे आपने अपना जब ये संवाद शुरू किया तो आपने भ्रष्टाचार की बात की। आज गुजरात में भ्रष्टाचार देखिए किस हद तक है। राइस स्टोर होने के बाद वहाँ शराब से जिस तरह लोगों की मृत्यु हो रही है, लगातार हम ड्रग्स पकड़ने की खबरें सुन रहे हैं, मोरबी का मॉडल, तो भ्रष्टाचार से लिप्त गुजरात हो चुका है 27 सालों में। तो जो भाजपा की वहाँ सरकार है, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा वहाँ कुछ ऐसा विशेष काम नहीं किया है कि गुजरात की जनता इस बार उन्हें सुनकर के लेकर के आए। अब वहाँ एक तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी। और इस समय आप देखिए व्यक्तिगत हमलों पर राजनीति हो रही है रेशु जी। ये राजनीति का स्तर है कि हम
जिस समय चुनाव है, जनता के मुद्दों की बात करने के बजाय, अपने विकास का काम बताने के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर बात कर रहे हैं और राजनीति को व्यक्तिगत हमलों की ओर ले जा रहे हैं। जनता को क्या इस चीज से मतलब है, या जनता ये चाहती है? आज रोजगार की बात कौन करेगा, आज अच्छे स्वास्थ्य की बात कौन करेगा, शिक्षा की बात कौन करेगा, महंगी बिजली की बात कौन करेगा? क्या केवल चुनाव के मुद्दे व्यक्तिगत हमले होकर रह गए हैं? बहुत दुख होता है कि राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है। तो आज जनता के मुद्दों की कोई बात कर रहा है तो रेशु जी, वो आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी को किसी चीज से मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी को जनता की बात से मतलब है, जनता के काम से मतलब है। किस तरह से जनता को सहूलियत दी जा सकती है उससे मतलब है। हमने वहां बिजली की बात की, पानी की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, रोजगार की बात की, महिलाओं के शक्तिशाली होने की बात की। तो इस बार आम आदमी पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है। जब रिजल्ट आएगा रेशु जी, तो आप देखेंगे कि इस बार परिवर्तन की बयार जरूर होगी और कुछ नया देखने को मिलेगा आपको। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। टीना शर्मा जी, आम आदमी पार्टी बड़ी आश्वस्त है और कह रही है कि बदलाव की बयार इस बार देखने को मिलेगी, आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। सत्येंद्र जैन जेल में हैं हवाला कांड में, और उनके नए नए रोज वीडियो बाहर आ रहे हैं कि किस तरह की अय्याशी वो कर रही हैं, जो जिनको भारत रत्न देने की बात अरविंद केजरीवाल हमेशा करते रहे। हाँ, बदलाव की बयार वहां भी नजर आ रही है, जब अभी तक सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं मिली है। बदलाव की बयार मैंने बहुत करीब से देखी है। जब मैं दिल्ली के स्कूलों को देखती हूँ, एक मॉडल स्कूल कुछ क्लासेस बना के सीएजी की रिपोर्ट उस पर आती है, और कहीं ना कहीं बदलाव की बयार तब भी दिखती है जब इनके लोगों की इनफाइटिंग सामने आती है। तो ये ऑफकोर्स हमें बदलाव की बयार इसी को कह सकते हैं। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि ये लोग जो जिस तरह की ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज वोट को जरूर काटेंगे गुजरात में, और पंजाब में जिस तरीके का ड्रग्स का और क्राइम हमने बीच में देखा है, मूसेवाला का और ये सब। मैम प्लीज डोंट इंटरप्ट, मैम प्लीज डोंट इंटरप्ट। अगर आपने इतना ही काम किया है तो आप एक बार बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर में काम किया है। हमने 2014 का मैनिफेस्टो पूरा किया है, 2019 का मैनिफेस्टो पूरा किया है, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ सारी सीटों पर आ रही है। कल का पोलिंग, सेकंड फेज का पोलिंग हमें ये बताएगा। एंड दिल्ली का एमसीडी चुनाव एक नजीर बनेगा कांग्रेस के लिए और आम पार्टी के लिए। थैंक यू। बिल्कुल टीना शर्मा जी, आप हमारे साथ तब तक जुड़ी नहीं थी, उससे पहले जयकरण वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने सवाल किया था इनसे, इनका जो जवाब था उसको लेकर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार गुजरात में प्रचार कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए, वो प्रचार मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल्चरल एक्सचेंज होता है, जो कल्चरल एक्सचेंज मैंने सभी चुनाव में देखा है। मैं उत्तराखंड के चुनाव में थी, हिमाचल के चुनाव में थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में थी, बिहार के चुनाव में थी। मैंने करीब 15 चुनाव पार्टी के देखे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ता है तो वो एक चुनाव से दूसरे चुनाव में जाकर कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को चुनाव प्रबंधन के काम को सिखाते हैं। कांग्रेस हमें ये ना सिखाए, क्योंकि और कांग्रेस उससे बात करने की बिल्कुल भी हकदार नहीं है। उन्हें कोई मौलिक राइट नहीं है, उससे बोलने का कोई नैतिक राइट नहीं है, क्योंकि उनका तो पंजाब का ही कैडर गायब है। तो मुझे कहीं ना कहीं अफसोस है कांग्रेस के लिए। बट जो पार्टी पूरे ग्राफ से वैनिश होगी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में पता नहीं क्या जुड़ रहा है। जहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल और गुजरात में चुनाव थे, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल नदारद रही दोनों चुनावों से। हिमाचल में तो फिर भी कहीं कहीं ये लोग दिखे, लेकिन गुजरात में तो कहीं मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही जोरों शोरों से कोई चुनाव का प्रचार ये लोग कर पा रहे हैं। जहां से दांडी यात्रा शुरू हुई और 2018 में प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के लिए एक बड़ा म्यूजियम वहां पर बनाया और उसको देश भर के लोग देखने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस जहां उसका गढ़ था गुजरात में, वहां से बिल्कुल गायब है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इनफाइटिंग है। और इसके साथ एक जरूरी बात तो ये कि कांग्रेस के मैक्सिमम लोग जो है आम पार्टी ज्वाइन करके टिकट पा गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से शुरू ना करके ऐसी जगह से क्यों शुरू की गई जहां एंटी रैशनल्स को और पैदा किया जा सके। ये कांग्रेस के लिए अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
बिल्कुल जयकरण वर्मा जी, बात तो सही है। आपको तो और ज्यादा सावधान होने की जरूरत थी, इस बार और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, क्योंकि हर बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए आप होते हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ मैदान में है, जो कहीं ना कहीं आपके ही वोटों को कब्जाने का काम कर सकती है, आपके ही वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। नहीं रेशु जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी, मेहनत, ईमानदारी से गुजरात में चुनाव के लिए डटी है। उसमें कहीं से भी कोताही नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जैसा दिखावापन, उसके जैसा मार्केटिंग, उससे जैसा बड़बोलापन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अभी आप जैसा आपके सामने मैंने कहा कि एक एम्बुलेंस लाकर खड़ी कर देना, फिर टीवी चैनल में उसको प्रचारित करना और माननीय मोदी जी के विचारों से लोगों को अवगत कराना, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी मुद्दे की बात करती है, वो रोजगार की बात करती तो है, मुद्दे की बात करने वाला कोई दिखाई तो देना चाहिए ना। जयकरण जी, मुद्दे की बात करने वाला कोई दिखाई तो देना चाहिए। बीजेपी तो लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, आज तो प्रचार थम भी जाएगा। कौन दिग्गज नेता आपके यहाँ से पहुंचा है, आप यही बता दीजिए। चलिए रेशो जी, जिसको देखना चाहिए, गुजरात की जनता कांग्रेस पार्टी की एक एक बात को सुन रही है। सुनेगी तो तब ना जब आपका कोई नेता पहुंचेगा अपनी बात रखने के लिए। कोई पहुंच ही नहीं रहा है तो सुनेगी किसको? क्या रेशो जी जरूरी है कि ये कहा जाए प्रधानमंत्री की तरफ से मेरे जान को खतरा है, मुझे गाली दिया जा रहा है? अरे सर, बात मत घुमाइए, बात मत घुमाइए जयकरण जी, बात मत घुमाइए, बात मत घुमाइए, बात मत घुमाइए। जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब आसानी से दे दीजिए। कांग्रेस की स्टार नेता प्रियंका गांधी की आवाज कहीं नहीं सुनाई पड़ रही है आपके गुजरात में। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को क्या उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है? कांग्रेस ने क्या अपने प्रत्याशियों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है? गांधी के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस उन्हीं की भूमि पर निष्क्रिय है। रेशो जी, कांग्रेस पार्टी हमारे दो लोगों की पार्टी नहीं है। यहाँ प्रदेश में नेता है, केंद्र में नेता है और प्रभारी लोग हैं। यहाँ हर नेता की अलग अलग जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से मोदी जी ही एक इकलौते चेहरे हैं, इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अलग अलग जिम्मेदारी है। जिसकी जहाँ जिम्मेदारी है वो अपने स्थिति पर वो कायम है और वो काम कर रहा है। जरूरी यह नहीं है कि हम देश को छोड़ करके और मोदी की तरह सिर्फ अपना ही गुणगान करते रहें, चश्मा बदलते रहें, कपड़े बदलते रहें। देश कहाँ जा रहा है इसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर चश्मा बदल के और कपड़े बदल के सत्ता मिल रही है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसमें? रेशो जी, अगर जो देश का प्रधानमंत्री के मन में ये है कि चश्मा बदलने से, कोट बदलने से, टोपी बदलने से अगर जो सत्ता, तो आप लोगों को किसने मना किया है? आप लोगों को किसने मना किया है जयकरण जी? आप लोगों को किसने मना किया है? चलिए, गुजरात चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीना शर्मा, गुजरात को गुजराती प्रधानमंत्री पर तो गर्व है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि वहां स्थानीय इकाई में कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। गुजरात हो या हिमाचल, हर जगह प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही क्यों चुनाव लड़ा जाए? मुझे आई वांट टू से 2 थिंग्स कैटेगोरिकली। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि हमारे लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। पहली चीज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 2000 की टैली को इस बार वो कवर अप कर पाएंगे? 2017 वाली टैली को कवर अप कर पाएंगे? तो नंबर बताएंगे, क्या नंबर्स हैं गुजरात के? दूसरा, मुझे एक बात और पूछनी है इनसे बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एज ए जनता भी इनसे सवाल पूछ सकती हूँ। अगर क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सिटिंग गवर्नमेंट के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने काम किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्यों ना बताया जाए? अगर हरदीप पूरी दिल्ली में ये कह रहे हैं कि हमने हर जगह जहाँ झुग्गी में मकान का कॉन्सेप्ट दिया है, तो उसमें क्या बुराई है? मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज बुरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाला व्यक्ति अगर स्टेट गवर्नमेंट में जाकर या यूटी में जाकर ये बताता है कि हमने ये काम किया और ये हमारी परफॉर्मेंस है अपार्ट फ्रॉम दी एमसीडी या फिर कहीं का भी जो एमएलए चुनाव है। लेकिन कांग्रेस अगर जमीन से बिल्कुल नदारत है
तो कांग्रेस को ये पूछने का कोई हक नहीं बनता कि प्रधानमंत्री क्यों वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों कैंपेन नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रियंका नहीं जा रही हैं और सोनिया गांधी पूरे सीन से गायब हैं। एकनाथ खड़गे, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके बहुत बड़े बड़े नेता जो गुजरात की पृष्ठभूमि से आते हैं वो भी नहीं है। और इसके साथ मैं ये भी बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और हमारे सारे कैडर ने बार बार ये कहा है कि हमें देश में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए। जब भी राहुल गांधी उठते हैं कांग्रेस का नुकसान होता है, इसलिए शायद इस बार गुजरात में वो नहीं है जैसे उनका पंजाब। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। राहुल गांधी ने 2 जनसभाएं की हैं और खड़गे जी को लेकर आपने बात की तो वो पहुंचे जरूर थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उस बयान के बाद विवाद जरूर पैदा हो गया। और बात तो सही है, सब अपने अपने मॉडल की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी तो अपना दिल्ली मॉडल गुजरात में दिखाकर वोट मांग रही है। संगीता शर्मा जी। देखिए रेशु जी, पहले मैं टीना जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा हमने मैनिफेस्टो में जो काम 2014 में लेके आए और जो 2017 में उनको पूरा किया। तो सबसे पहले तो मैं रोजगार पर ही बात करूंगी कि आज जनता को 16 करोड़ रोजगार मिल चुके हैं। जो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 15 लाख खाते में आ चुके हैं। क्या जो महंगाई को कम करने की बात हुई थी वो हुई? क्या जो रुपए को डॉलर के बराबर करने की बात हुई थी वो हुई? तो देखिए मैनिफेस्टो में क्या क्या काम लेकर के आए और उसके बाद कितने पूरे हुए जनता सब जानती है आज। और जो गुजरात में भी आप 2017 का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें से आज कितने काम पूरे हुए हैं। इसीलिए आज गुजरात में मैनिफेस्टो पर ये बात नहीं कर रहे कि हम 2017 में मैनिफेस्टो में ये लेकर के आए थे काम और हमने पूरे किए। आज वहाँ बात किसकी हो रही है? 2002 के दंगों की, आतंकवाद की, लव जिहाद की। और 15 साल के एमसीडी में भी आज ये 5 काम गिनाने लायक नहीं है। इनसे पूछा जाता है 5 काम गिना दीजिए तो ये एमसीडी में 5 काम नहीं गिना पाएंगे। लेकिन 210 नेताओं की फौज वहाँ जरूर उतार दी एमसीडी चुनाव में कि हमें एमसीडी चुनाव जीतना है। लेकिन ये एमसीडी चुनाव भी जीतने वाले नहीं है। और दूसरी चीज टीना जी ने बात की वीडियो की, तो देखिए सत्येंद्र जैन जी के वीडियो, ये आज वीडियो ही वायरल करके चुनाव जीतना चाहते। वीडियो कंपनी इन्होंने खोल ली है रेशु जी, क्योंकि ये जनता के मुद्दों की बात नहीं करना जान रहे। आज जनता इस चीज को समझ रही है कि जब चुनाव है तो सत्येंद्र जैन जी के वीडियो वायरल करके आप चुनाव जीत जाएंगे। कैसा आपने सोच लिया? जनता को आज महंगाई से त्रस्त है, जनता रोजगार सड़कों पर है, आपसे जवाब मांग रहा है कि 8 साल से आपकी सेंट्रल में सरकार है और 27 साल से गुजरात में सरकार है, 15 साल से एमसीडी में सरकार है। आपने कितना काम किया? महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है, आप उस पर बात करने को तैयार नहीं। आपकी एक नेता जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर लेके सड़क पे घूमती थी, आज कहाँ गायब है? उत्तराखंड में अंकिता जैसा हत्याकांड हो जाता है, आपके 7 महिला केंद्रीय मंत्री है, किसी ने बात नहीं की। तो आज जनता सब समझ रही है। तो जनता आपको इस बार चुनाव में टीना जी जरूर जवाब देगी। आप जो कहते हैं मैनिफेस्टो पे काम पूरा हुआ है, आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया। और देखिए आ रही आम आदमी पार्टी की बात। चलिए आपके संगीता शर्मा जी, आपके सवाल बिल्कुल यहाँ पर वाजिब हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि आखिरकार उसको गुजरात के चुनाव में क्या कुछ करना है। और ये सब क्लियर हो जाएगा 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।